Okay, so statistics एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स को दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं अगर हम करें तो। फर्स्ट टाइप इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, जैसे कि हम मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, या डिस्पर्शंस निकालते हैं, या वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चीजें आपने क्लास 11th में पढ़ी थी। तो अगर हमारे पास कुछ डेटा है और उनसे हम ये सारी चीजें फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, ये तो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, मतलब बीच की वैल्यूज क्या है। और डिस्पर्शन में अगर देखा जाए तो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये जो पार्ट होता है स्टैटिस्टिक्स का, दिस पार्ट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का सिंपल मतलब है हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उस डेटा से। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास दो बैचेस हैं क्लास 12th की, अगर मैं दोनों डेटा का एनालिसिस करता हूं तो उनके स्टूडेंट्स का कुछ कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि किस टाइप के स्टूडेंट्स है। या अगर बेस्ट एग्जांपल लिया जाए कि अगर आपने देखा होगा जैसे इलेक्शंस आते हैं, तो इलेक्शंस आते हैं तो सारे टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल्स वाले क्या है, कुछ लोगों से पूछते हैं, वहां के पॉपुलेशन से, लोकल पॉपुलेशन से पूछते हैं कि आप किसको वोट देंगे, आप किसके जीतने के चांसेस है। तो उससे एक अपना कंक्लूजन निकालते हैं कि ये पर्टिकुलर पार्टी जीतेगी या ये पर्टिकुलर पार्टी को इतने वोट्स मिलेंगे। तो ये जो पूरा एनालिसिस होता है जिससे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, उस टाइप का जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसको बोलते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि मार्केटिंग की फील्ड में देखा जाए तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अगर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है तो पहले वो क्या करेगी, वो जनरल पब्लिक से ओपिनियन लेगी कि आपको कौन से प्रोडक्ट ठीक लग रहे हैं, उसमें आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो डेटा कलेक्ट करती है, और वो जब डेटा कलेक्ट करती है तो ये पॉसिबल नहीं है कि सभी से कलेक्ट किया जाए, वो कुछ लोगों से ही कलेक्ट करती है डेटा, और उसके बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ करती है। ठीक है। जैसे कि मेरा एक रिसर्च वर्क था, आप इसमें मैंने जैसे काम किया था इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें मैंने क्या लिया था, दो ग्रुप्स लिए थे पर्सन्स के। एक जो पर्सन है वो सिजोफ्रेनिया ग्रुप, ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, और दूसरे नॉर्मल पर्सन्स का ग्रुप लिया था। ठीक है। तो मैंने दोनों ग्रुप, दोनों जो पर्सन्स थे, दोनों टाइप के पर्सन्स के कुछ कुछ नंबर्स के डेटा लिए थे। जैसे कि जो ये पेशेंट है साइकोटिक डिसऑर्डर वाले, मैंने उनके 25 पेशेंट्स लिए और 25 नॉर्मल लोगों का डेटा रिकॉर्ड किया। डेटा रिकॉर्ड मतलब मैंने उनके ब्रेन सिग्नल्स रिकॉर्ड किए, और एक दोनों को सेम टाइप की सिचुएशन में बैठाल के रखा। दोनों टाइप के पर्सन्स जो है वो आंख बंद करके 3 मिनट्स तक बैठे रहेंगे, तो उनके ब्रेन सिग्नल्स मैंने रिकॉर्ड किए। जब मैंने रिकॉर्ड किए तो वो कुछ डेटा के फॉर्म में आए, कुछ नंबर्स के फॉर्म में आए, या कुछ वेव फॉर्म के टाइप में आए। तो उन वेव फॉर्म्स के एनालिसिस के बेसिस पे मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि एक पर्टिकुलर ये वाला जो ग्रुप है, उनके फ्रंटल ब्रेन का जो रीजन है उसमें एक पर्टिकुलर एक्टिविटी ज्यादा हाई हो रही है, लेकिन नॉर्मल पर्सन में वैसी चीजें नहीं है। तो ये सारे एनालिसिस करने के लिए मुझे स्टैटिस्टिकल टूल का यूज करना पड़ा, जिसमें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आता है। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का ये भी यूज है, रिसर्च में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा मार्केटिंग में यूज होता है। अभी आप पॉलिटिक्स में देख रहे हैं तो उसमें ओपिनियन पोल्स वगैरह जो निकालते हैं उसमें यूज होता है। तो ये है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो अगर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के सिंगल वर्ड में डिफाइन किया जाए तो ये कंक्लूजन्स ड्रॉ करता है, डेटा पे क्या कंक्लूड करता है कि डेटा पे क्या क्या चीजें। तो इसमें वर्क कैसे होता है, एक्चुअली क्या करता है ये, एक अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन है फॉर एग्जांपल, जैसे कि गुजरात का इलेक्शन हो रहा है, तो गुजरात के जो पूरे लोग हैं भी, वो वहां की पॉपुलेशन है। ठीक है। अगर हमें उनका उनके उनके कंक्लूजन ड्रॉ करने की वो किसको वोट देने वाले हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करेंगे। सैंपल्स मतलब कुछ लोगों को हम चुनेंगे।
ठीक है, हो सकता है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हो, तो हो सकता है वहां की पॉपुलेशन 10 लाख हो, लेकिन सभी से ये क्वेश्चंस पूछ पाना इजी तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, उनमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1000 लोगों को हमने सेलेक्ट किया, तो 10 लैक्स में से कुछ 1000 लोगों को सेलेक्ट करना, ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है सैम्पलिंग। तो पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करना, दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग। और ये हमने सैंपल्स लिए 1000, नॉट लैक्स, 1000। ठीक है, अब सैंपलिंग करने के बाद हम इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे या कुछ टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब ये जो टेस्ट का मतलब है, ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं एक्चुअली, कुछ ऑपरेशंस होते हैं वो अप्लाई करेंगे। और इस टेस्ट के रिजल्ट्स जो आएंगे, उसके बेसिस पे हम कंक्लूड करेंगे कि वहां की जो जनरल पब्लिक है, वहां की जो पॉपुलेशन है, वो क्या सोचती है, वो किन लोगों को वोट देगी, कौन सी पार्टी को वोट देगी, कौन सी पार्टी को नहीं देगी। तो ये ओवरऑल प्रोसेस होता है यहाँ पर। ठीक है, एक मिनट, ये बुक तेरी है क्या? पता नहीं किसी ने, ये रिया ने छोड़ी होगी, या फिर हो सकता है किसी ने बुक छोड़ के गया यहाँ पर। रिया उस दिन आई थी ना। हम्म, ओके। तो ये ओवरऑल थ्योरी है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। यहां तक सबको क्लियर? किसी को कुछ डाउट है इसमें तो पूछ लो। नैना, शेबी? ओके, सर। ओके। सो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम फर्दर। देखो ध्यान से सुनना, लास्ट में मैं 3 क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है जो इस बार सैंपल पेपर में दिए इस टॉपिक से, उसको आपको आंसर करना है। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। अब हम आते हैं टाइप ऑफ सैम्पलिंग पे। तो सैम्पलिंग किस तरह से करते हैं, तो उसके लिए आप हेडिंग डालना, कुछ की पॉइंट्स लिखते चलना। हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट, एक्चुअली 2 टाइप का क्लासिफिकेशन है इसमें सैम्पलिंग में, जिसमें फर्स्ट जो टाइप है वो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें फर्स्ट जो टाइप है उसका नाम है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसको लिखते चलना क्योंकि याद रहेगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, हर एक मेंबर के सेलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है, ऐसे सैम्पलिंग को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, सेकेंड जो टाइप है वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सेकेंड जो टाइप है वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इलेक्शंस का टाइम है गुजरात में, तो आप लोग न्यूज़पेपर में देखते होंगे या टीवी न्यूज में भी देखते होंगे, तो वहां पर वो लोग कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं तो मतलब वो जो सिलेक्शन है वो सैम्पलिंग है। अब प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस होता है? प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, वो किसी भी पर्सन को रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब किसी के भी सिलेक्शन का इक्वल चांस होता है। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्या है एग्जांपल, जैसे मान लो वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोगों को ही सेलेक्ट कर रहे हैं, दूसरी कम्युनिटी को नहीं कर रहे हैं, या एक स्पेसिफिक कास्ट के लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, दूसरे कास्ट के लोगों को नहीं कर रहे हैं, या एक स्पेसिफिक रीजन या डिस्ट्रिक्ट के लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग का केस होता है। तो जहां पर हर एक पर्सन के सेलेक्ट होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग, और जहां ऐसा नहीं है वो नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। ठीक है, मैं जो चीजें बता रहा हूं उसको बड़ी ध्यान से सुनना, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे थ्योरेटिकल वाले। ठीक है, अब आते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग के अंदर सबसे फर्स्ट टाइप है सिंपल, सिंपल रैंडम, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये फर्स्ट टाइप है, लिख लो इसको, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, अगर इसका मुझे एग्जांपल देना है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है, तो जैसे मान लो मैंने आपको एक बुकलेट दी जिसमें कि 100 क्वेश्चंस है। ठीक है, और मैंने बोला कि आप इसमें से 5 क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, ये आपके होमवर्क है। तो आप इसमें से कोई भी रैंडमली 5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो, एनी 5,
ठीक है, और आप उसको सॉल्व करके लेके आओगे। क्लियर ये चीज? तो ये जो आपने क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया, ये रैंडमली कोई भी 5 क्वेश्चंस उठा लिए, या मैंने आपको कोई भी रैंडमली 5 क्वेश्चंस दे दिए, तो ये जो सैम्पलिंग है इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्लियर ये चीज? सेकेंड टाइप है सैम्पलिंग का, सेकेंड टाइप नोट करना, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो सेम एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 क्वेश्चंस का एक सेट है, और मुझे सपोज तुमको 10 क्वेश्चंस उसमें होमवर्क देने, टोटल मुझे देने हैं 10 क्वेश्चंस। तो मैं एक काम करता हूँ, एक पैटर्न बना देता हूँ आप लोगों के लिए। आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 10 करना, फिर 20 करना, फिर 30 करना, फिर 40 करना, फिर 50 करना, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 100, इस तरह से क्वेश्चन करना। तो मैंने एक सिस्टम बना दिया, एक पैटर्न बना दिया कि आप 10 के मल्टीपल्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये जो सैम्पलिंग है इसको क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। आपने एक सिस्टम अरेंज कर दिया, जैसे हर अल्टरनेट स्टूडेंट को सेलेक्ट करना, इस तरह का जो सैम्पलिंग है वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ऑनलाइन वाले बच्चों में अगर कहीं किसी को डाउट होगा तो पूछना मुझसे, ठीक है? थर्ड वन इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड, एक्चुअली ना इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे या ओन वर्ड्स में लिखने पड़ेंगे, बिकॉज नाम से हमको ध्यान में नहीं आता है। तो आप एग्जांपल्स ध्यान में रखो, या फिर जैसे भी फिर आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सैम्पलिंग एक्सप्लेन कर दो। हाँ, क्या बोल रहे हो? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एक्सप्लेन कर दो। क्या बोल रहे हो? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग फिर से बताओ। एक्सप्लेन, हाँ। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्लियर नहीं हुआ, ऐसा बोल रहे हो क्या? यस सर। ओके। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम ना एक सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करने क्वेश्चंस को या पर्संस को। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपके स्कूल में डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? आपको कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, तो मैंने एक सिस्टम बना दिया कि ए लेटर से स्टार्ट होने वाले स्टूडेंट में से एक आएगा, बी लेटर से स्टार्ट होने वाले में से एक स्टूडेंट आएगा, सी से स्टार्ट होने वाले से एक स्टूडेंट आएगा। तो इस तरह से मैंने सारे पूरे पॉपुलेशन में से, बहुत सारे क्राउड में से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया, और वो सिलेक्शन का तरीका एक सिस्टम था, और वो सिस्टम मैंने खुद ही डिफाइन किया कि जैसे कि ये हमको इनको सेलेक्ट करना है। उसी तरीके से मान लो आपके पास 100 क्वेश्चंस का एक सेट है, आपको उसमें से सपोज 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप इस तरह से सिस्टम बना सकते हो कि 10, 20, 30 ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। तो हम एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं कि जिसमें हम रैंडमली ना सेलेक्ट करके एक सिस्टमेटिक वे में हम लोगों को सेलेक्ट करें या पॉपुलेशन में से सैंपल्स निकालें। क्लियर ये चीज अनुश्री? ओके। नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर गुजरात में इलेक्शन हो रहा है, और अगर कोई वहां का मीडिया जो है वहां के ओपिनियन पोल बताना चाह रहा है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो लोग हैं वहां से कुछ लोगों को चुनेगा। जैसे अगर उनको 100 पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करना है, तो वो क्या करेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में से 10-10 पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करेगा और उनका ओपिनियन लेगा। तो यहां पर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर हम जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उनको कुछ डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको 100 क्वेश्चंस का सेट दिया, तो आप क्या करोगे, उन सेट्स को क्या करोगे, कुछ टॉपिक्स में डिवाइड कर दोगे। फॉर एग्जांपल कि आपका एक टॉपिक हो गया डिफरेंशिएशन, तो उसमें से एक क्वेश्चन कर लेंगे। एक टॉपिक हो गया इंटीग्रेशन, तो उसमें से एक क्वेश्चन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एक है और कौन से टॉपिक से, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, तो उनमें से एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप जो 100 में से 10 या 5 क्वेश्चंस जो सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या किया, अलग अलग कैटेगरी के एक एक क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद उनको सॉल्व किया। तो इस तरह से जो सिलेक्शन हो रहा है, सैम्पलिंग हो रही है, उसको बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। क्या ये क्लियर है? यस और नो एक्नॉलेज करो। Yes, sir. ओके। नेक्स्ट फोर्थ वन इज क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग, ओके। क्लस्टर सैम्पलिंग
का अगर एग्जांपल देखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स है, फॉर एग्जांपल आपकी बुक में जैसे कितने टोटल कितने चैप्टर्स है, 15 चैप्टर, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह से बहुत सारे चैप्टर्स है आपके पास, ठीक है, अप टू चैप्टर 15, और आपको टोटल करने हैं सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस। तो आप इन चैप्टर्स वाइज डिवीजन में से 5 सेलेक्ट करने, तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे? तो आप कोई भी एक सिस्टम देख लोगे कि भाई चैप्टर 1, 2, 3 ये तीनों एक टाइप के चैप्टर है, ये सारे अलजेब्रा के अंदर आते हैं, तो अलजेब्रा में से मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सारे कैलकुलस के अंदर आते हैं, तो उनमें से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम ये जो डिविजन्स हैं उनमें से कुछ को सेलेक्ट करके उनमें से क्वेश्चंस लेंगे। स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर में ये डिफरेंस है, जैसे यहां पर डिविजन्स अगर बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो उनमें से कुछ को सेलेक्ट करते हैं, उनमें से क्वेश्चन लिए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इलेक्शन के एग्जांपल से बताऊं, अगर मान लो लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है, तो उस केस में बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट में तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट से डेटा कलेक्ट कर पाना या सैंपल ले पाना मुश्किल होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि छत्तीसगढ़ में फॉर एग्जांपल 30 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो उसमें से वो 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करके उन्हीं में से डेटा कलेक्ट कर लेंगे, पूरे 30 डिस्ट्रिक्ट्स में से नहीं लेंगे। तो यहां पर उनको क्लस्टर्स में डिवाइड कर दे, ऐसा कुछ है। क्लियर ये चीज? क्लियर? So Okay. this in stratified sampling, like Yes. how exactly we have to categorize? Like you have written, considering that we are solving one question from differentiation and then integration. So like, what exactly are we supposed to do in such sampling? Actually, what exactly we do in this type of sampling is we had a strategy for selection of person as a sample, or selection of question as a sample. So we had some rules that yes, we have like 5 chapters and we have to select 5 questions. So let us take one question from each chapter. It is like this. So this type of sampling is stratified sampling. Okay. In case of cluster sampling, if our data are from a large, So this cluster one I understood. yes, Only with stratified I had doubt. stratified means it is what we divide in subgroups and we select each sample from each subgroup. It is simply like that. Okay. Yes, sir. Okay, so all these samplings are called probabilistic sampling or probability sampling. Now let's move to the second type of sampling, that is non-probability sampling. Okay, so non-probability sampling, in one word, every probability of every element is not, या ये लिखना चाहिए, every element is not equally likely. Every element is not equally likely. In case of probabilistic sampling, every element is equally likely. Equally likely का मतलब है सबके होने की probability equal है. Occurrence of each event is equally likely. So in case of non-probabilistic sampling, the first category is convenience sampling. Convenience sampling. Convenience sampling. Okay. कन्वीनियंस सैम्पलिंग का एक एग्जांपल बताता हूं. फॉर एग्जांपल सेम हम लेते हैं, मैंने आपको 100 क्वेश्चंस की एक शीट दी, मैंने आपको बोला कोई भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आओ, ठीक है. तो हो सकता है आप ये सोचो कि मैं सिंपल 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कर लूं, जो छोटे से क्वेश्चन है जो कम टाइम लेंगे. तो आपने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो क्वेश्चंस इजी थे, कम स्टेप्स में सॉल्व हो जाते थे, अपने टाइम सेव करने के लिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया. सो दिस इज कॉल्ड कन्वीनियंट सैम्पलिंग. क्लियर? सिमिलरली अगर इलेक्शन में जो ओपिनियन पोल क्रिएट होते हैं, तो अगर कोई रिपोर्टर जा रहा है तो वो अपने कन्वीनियंस के लिए शहर में ही रह के वहीं की पॉपुलेशन से पूछ ले, तो ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग है. तो विलेज की जो पॉपुलेशन से जो उनके ओपिनियन लेने वो नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए उनकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी. ठीक है. सेकंड है
वॉलेंट्री सैम्पलिंग, वॉलेंट्री सैम्पलिंग, वॉलेंट्री रिस्पॉन्स सैम्पलिंग, वॉलेंट्री रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। ओके, वॉलेंट्री रिस्पॉन्स सैम्पलिंग का एग्जांपल है, इसको इस क्वेश्चन वाले पैटर्न से तो मुश्किल है, या दूसरे तरीके से, दूसरे एग्जांपल से अगर एक्सप्लेन करूं, जैसे आप लोगों को याद होगा कोविड वैक्सीनेशन का जब ट्रायल हो रहा था, तो ट्रायल ह्यूमंस पे जब ट्रायल हो रहा था, तो वॉलेंटियर्स पूछे गए थे कौन कौन इंटरेस्टेड है अपने ट्रायल्स करने के लिए आपके ऊपर। तो वहां पर वॉलेंटियर्स सेलेक्ट किए गए थे जिनके ऊपर वो ट्रायल किया जा सके। तो कई लोगों ने खुद से इंटरेस्ट होकर देखा, यस आई वांट टू गो फॉर दिस ट्रायल। तो ऐसे लोग जो खुद से उस ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं, उनको वॉलेंट्री रिस्पॉन्स सैम्पलिंग बोलते हैं। क्लियर ये चीज? फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चंस में देखा जाए, आपने खुद ही सेलेक्ट करके बता दिया सर ये क्वेश्चंस है, इनको करना चाहिए, सो दिस इज कॉल्ड वॉलंटरी सैम्पलिंग एग्जांपल। क्लियर शैवी, अनुश्री, नैना? बट सर इसमें तो कन्वीनियंस के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। वॉलेंट्री रिस्पॉन्स में, एक्चुअली वॉलेंट्री रिस्पॉन्स में आप खुद ही जाओगे आपने अपना सैंपल देने के लिए, अपना डेटा देने के लिए, ये है वॉलेंट्री सैम्पलिंग। मतलब इसमें कन्वीनियंट नहीं है, मतलब आपसे अगर जैसे सबसे पूछा जाए कि कौन कौन इसमें अपना डेटा देना चाहता है या कौन कौन इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो जो खुद से जाएंगे वो सारे वॉलेंट्री सैम्पलिंग में आएंगे। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट है जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग का बेस्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, तो सिंगिंग कंपटीशन में अगर हमारे पास 2 या 3 पार्टिसिपेंट्स है, तो किस सिंगर ने सबसे अच्छा गाया है ये कैसे डिसाइड करते हैं? तो उसके लिए एक वहां पर जज की कमेटी होती है 3-4 लोगों की, और वो जज डिसाइड करते हैं कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस इसका है। लेकिन हो सकता है वो जज जो जो उसने स्टेटमेंट दी वो बाकी लोगों की पॉपुलेशन से मैच न खाए। क्लियर ये चीज? तो यहाँ पर जजमेंटल सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर सैंपल्स के बेसिस पे वो जज करते हैं, ये बोल सकते हैं, ये बेस्ट एग्जांपल है। जैसे कि वो सिंगर को कुछ जज लोग डिसाइड करेंगे कि ये बेस्ट है, लेकिन हो सकता है होल पॉपुलेशन का कुछ और सोचना हो, तो ये जजमेंटल सैम्पलिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट है, फोर्थ टाइप है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एक्चुअली क्या होता है, ये इस टाइप का सैम्पलिंग होता है जैसे कि मैंने एक का सैंपल लिया, अब वो उसने बाकी लोगों को जोड़ा, उसके सैंपल लेते गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने वो नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपने सुना होगा कि जैसे एमवे और इस तरह के आते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग की, आप एक को जोड़ो उसके अंदर दूसरा जोड़ेगा, इस तरह के जो सैम्पलिंग होते हैं वो स्नोबॉल सैम्पलिंग होते हैं। या फिर अगर बेस्ट एग्जांपल दिया जाए, जैसे अगर कई बार मेरे पास कॉल आता है लोन के लिए, तो अगर पूछते हैं कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट है क्या, तो अगर मैंने नहीं बोला तो फिर वो पूछते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को है तो उनका कांटेक्ट नंबर दे दो, तो मैं 2-3 लोगों का कांटेक्ट नंबर दूंगा, तो फिर वो उनसे बात करेंगे, फिर वो और 2-3 लोगों का कांटेक्ट लेंगे, तो इस तरह से वो सैंपल्स कलेक्ट करते जा रहे हैं। तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग, इसका नाम स्नोबॉल इसलिए क्योंकि जैसे देखो स्नो होता है, उसकी जो छोटी सी बॉल होती है, जैसे जैसे वो रोल होते जाती है तो वैसे वैसे उसका साइज बड़ा होते जाता है ना, तो इस वजह से स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो यस, सैंपल से ही सैंपल कलेक्ट करते जाना। क्लियर? ओके, सो ये सारे टाइप्स हैं सैम्पलिंग के, ये दोनों कैटेगरी के। आपको इनके डिफरेंसेस और इनकी डेफिनेशन ध्यान में रखनी पड़ेगी, इनके बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर, ओके, सैम्पलिंग एरर क्या है? देखो यहां पर ना सैम्पलिंग एरर को इस तरह से लिखा जा सकता है, अगर मैं इसको एस ई लिख रहा हूं तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस म्यू। ये फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला लिखो, मैं समझा रहा हूं क्या है। एक्स बार होता है मीन ऑफ
सैंपल, म्यू होता है मीन ऑफ पॉपुलेशन। सर हाँ बोलो। ये टॉपिक कहाँ दिया है? ये टॉपिक पता नहीं, मैंने आगे पीछे से बनाया था एक्चुअली, और कुछ कंटेंट ना मैंने उस वाली बुक से भी निकाला है, आपकी हैंडबुक जो है ना उसमें से भी। ये बुक में पता नहीं, मुझे दिख नहीं रहा, होगा जहां पर भी, इसको देख लेंगे, ठीक है, आगे है लेकिन इसका कंटेंट। And so this hypothesis topic is omitted. I have to check that whether it is omitted or not. I think it is there. It is in exercise 10.3. No, Yes, sir. yes, then it is deleted. Sir, but in the syllabus they have mentioned define hypothesis, differentiate between null and alternate hypothesis. Just wait, I have to check. I think it is there in, but t-test is there, hypothesis testing is deleted. I will check that again before starting with that topic, okay? Yes, sir. We will discuss about this. Okay, next is sampling error. तो sampling error क्या होता है, ध्यान से समझना। ये होता है मीन ऑफ सैंपल और मीन ऑफ पॉपुलेशन दोनों का डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, अगर अभी यहाँ पर देखा जाए तो गुजरात के जो इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर उन लोगों ने 10 लाख की पॉपुलेशन है एक्चुअल में, वहां पर सपोज 10 लाख की पॉपुलेशन है, उसने वहां पर 1000 लोगों को सेलेक्ट किया। आउट ऑफ 1000 फॉर एग्जांपल वहां 700% बोल रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी ए को वोट दे रहे हैं, ठीक है, रिमेनिंग 300% जो है वो पार्टी बी को वोट दे रहे हैं। क्लियर ये चीज? तो यहां पर जो उनके सैंपल का जो मीन आया x बार, दैट इज इक्वल्स टू, वो कितना हो जाएगा उसका मीन, इस पर्टिकुलर केस में, 500. हाँ 500, no, 1000 by 2. एक सेकेंड ना, आई थिंक एग्जाम्पल इनअप्रोप्रिएट ले लिया क्या मैंने। सैंपल का मीन, इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए, इसको इस तरह से, ओके, फॉर एग्जाम्पल 1000 लोगों का सर्वे किया उन्होंने, उसमें से 70% लोगों ने बोला कि वो पार्टी ए को वोट दे रहे हैं और 30% लोगों ने बोला कि पार्टी बी को वोट दे रहे। क्लियर? तो पार्टी ए को वोट देने वालों का जो मीन आया यहाँ पर x बार, दैट इज इक्वल्स टू 70% और वी कैन से 0.7। करेक्ट ये चीज? लेकिन जब एक्चुअल में ये चीज देखी गई, जब एक्चुअल में वोटिंग हुई, 10 लाख लोगों ने वोट किया, तो वोट करने के बाद पता चला कि 65% लोगों ने पार्टी ए को वोट किया है और 35% लोगों ने पार्टी बी को वोट किया है। क्लियर ये चीज? तो पार्टी ए को मिलने वाले वोट्स का जो मीन है या जो एवरेज है वो कितना आ गया, 0.65 आया। क्लियर ये चीज? सो दोनों का जो डिफरेंस है, ये हमारा जो सैंपल पॉपुलेशन का जो मीन आ रहा था वो कितना आ रहा था, 0.7, लेकिन एक्चुअल जो मीन आया, सैंपल का मीन 0.7 बट पॉपुलेशन का जो मीन आया वो कितना आ गया, 0.65। सो द डिफरेंस इज 0.05। क्लियर हुआ ये चीज? तो इसको बोलेंगे सैंपलिंग एरर। क्या ये स्टेप क्लियर है? ठीक है, तो सैंपल जितना हम ज्यादा कलेक्ट करेंगे, सैंपल साइज जितना ज्यादा होगा, उतना उसका जो मीन है, सैंपल का मीन, वो पॉपुलेशन के मीन के नियर होगा और सैंपलिंग एरर क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर ये चीज? तो यहां पर एक क्वेश्चन कई बार आता है, ये चीज ध्यान में रखना, अगर सैंपल साइज हायर है तो सैंपलिंग एरर या सैंपल एरर जो है वो क्या होगा, लोअर साइड पे होगा, मतलब वो मिनिमम होगा। क्लियर ये कंसेप्ट? ओके, ये टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखना क्योंकि ये आगे यूज होने वाली है, अभी जो दो टॉपिक्स यहाँ पर मैंने जो लिखे। ठीक है, So we will नेक्स्ट, not take the percentage value for B. I have considered that if 700% are voting for A, so what is the mean voting for A? It is 700 divided by 1000, like that. Okay. Okay, clear? Now let's move to the next point, that is पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस है। तो यहां पर देखना, पैरामीटर क्या होता है, इसको लिख लो, पैरामीटर
पैरामीटर, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। तो पॉपुलेशन, कंप्लीट पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक बोलने का मतलब है उसका मीन या उसका स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर उसका वेरिएंस, मीडियन, मोड, ये सारी जो चीजें हैं ये सब कैरेक्टरिस्टिक है। सो पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर। क्लियर? नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स सैंपल कैरेक्टरिस्टिक, सैंपल कैरेक्टरिस्टिक। सैंपल कैरेक्टरिस्टिक मतलब सैंपल का मीन, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल का वेरिएंस, इन सबको बोला जाता है स्टैटिस्टिक। क्लियर? इस पे एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है अभी, आई थिंक उसमें है सैंपल पेपर में दिया हुआ है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये पैरामीटर और स्टैटिस्टिक में डिफरेंस है। ओके, ये आई थिंक आपको यहां पर दिख जाएगा आपकी बुक में, पेज नंबर 581 पे दिख रहा है। देखो पेज नंबर 581 पे चेकआउट कर लो एक बार, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। तो उसमें क्या लिखा है? ए मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन मीन, तो पॉपुलेशन मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यहां पर ये रिप्रेजेंटेशन भी ध्यान देना, पॉपुलेशन मीन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? वेरिएंस, तो पॉपुलेशन वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एटसेट्रा। और स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। और उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 582 पे आपको दिख रहा है स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक में क्या लिखा है? द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल। बस इसमें डिफरेंस यही है, ये पॉपुलेशन के लिए होता है और ये सैंपल के लिए होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक। और यहां पर मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से, और वेरिएंस को एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके डिफरेंसेस भी आते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिर आपकी बुक में चेक करोगे तो बुक में उसी पेज में, पेज नंबर 582 पे पॉपुलेशन और सैंपल में डिफरेंस है। तो आपको ये डिफरेंसेस तो क्लियर है ना? पॉपुलेशन क्या होता है? वो कंप्लीट एलिमेंट्स होते हैं, सैंपल उसमें से जो कुछ सेलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, इसके मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं? पैरामीटर। और दूसरे वाले के मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं स्टैटिस्टिक। फिर अ सर्वे इज डन इन एंटायर पॉपुलेशन, तो पूरे पॉपुलेशन पे होता है, इसलिए उसमें कोई भी एरर नहीं होता है, मार्जिन, नो मार्जिन ऑफ एरर। सेकंड वाले में मार्जिन ऑफ एरर होता है। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है? द पॉपुलेशन फोकसेस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, सैंपल मेक्स इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन। मतलब उसमें एक्चुअल में क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो बताता है, लेकिन जो सैम्पलिंग है वो सिर्फ इन्फ्रेंसेस बताता है, मतलब कंक्लूजन बताता है कि ऐसा होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी। तो ये पॉइंट है। ओके, इसके बाद अगर बुक में देखोगे तो बुक में एक दो चीजें और आपको दिख जाएंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेज नंबर 581 पे आप जाओगे तो 581 में रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। तो ये सैंपल के फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं। और ठीक है, तो इसमें आप एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर मैं बताऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर इस क्लास में 10 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं और मुझे 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करनी है, तो बेस्ट रहेगा कि मैं 2 बॉयज लूं और 1 गर्ल लूं। तो जिस प्रपोर्शन में हमारा डेटा है उसी प्रपोर्शन में हम उनके रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करें। दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग, वेयर एज द अदर वन इज कॉल्ड नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग। क्लियर? फिर उसके बाद लिखा है बायस्ड एंड अनबायस्ड सैंपलिंग, ये एक और क्लासिफिकेशन है। तो बायस्ड, अनबायस्ड मतलब क्या होता है? अनबायस्ड मतलब रैंडमली हम किसी को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, वो अनबायस्ड है। और बायस्ड मतलब हम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को ज्यादा सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सेम वो प्रोबेबिलिस्टिक और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक के अंदर फॉल करेगा, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ओके,
सो इसके बाद मैं कुछ सिंपल एमसीक्यूज देख लेता हूं। देखो इधर ध्यान देना, कुछ क्वेश्चंस यहां पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, चेक करना। आप लोग ट्राई करना आंसर करने का जो अभी तक हमने डिस्कस किया, उस डिपेंडिंग ऑन दैट। ओके, सो क्वेश्चन दिख रहा है शैवी, नैना। Yes, sir. Okay, so the question is standard deviation of sample from a population is called, standard deviation of a sample from a population is called, क्या होगा इसका आंसर? स्टैटिस्टिक। पैरामीटर। पैरामीटर। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको क्या बोलते हैं हम? पैरामीटर बोलते हैं। तो इसलिए क्या आएगा? पैरामीटर। क्लियर ये चीज? ठीक है, Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, ये आपके सैंपल पेपर के ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चंस 1 मार्क के एमसीक्यू में इसमें आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करना। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज a grain wholesaler visits the grocery market. While going around to make a good purchase, he takes a handful of rice from the random sacks of rice in order to inspect the quality of farmer produce. The handful rice taken from the sack of rice for a quality inspection is? Sir, it will be sample. Yes. सैंपल। Yes, it is sample, option D. Clear? Now the last question of 1 mark from sample paper is, I think this topic we have discussed or not, I don't know, but let's see. Okay, so in a school, a random sample of 145 students is taken to check whether the student's average calorie intake is 1500 or not. The collected data of average calories intake of sample student is presented in frequency distribution, which is called a dash. Sir, sampling distribution. Yes, it is sampling distribution, because we are selecting 145 students out of a group of large students. Okay, so we are making a table for their calorie intake. हाँ, क्या लिखा हुआ है? कहाँ लिखा है इसमें? नहीं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, बस ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। मीन के अलावा मीडियन, मोड, जितनी भी सेंट्रल टेंडेंसी है या डिस्पर्शन के मेजर्स होते हैं, वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर डेटा को सिंपल सेलेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक्स आई, जैसे हम टेबल बनाते थे ना, एक्स आई फर्स्ट पर्सन हो गया, तो सपोज पर्सन ए, फिर सेकंड पर्सन बी, सेकंड थर्ड पर्सन सी, इस तरह से वो टेबल फॉर्मुलेट कर रहा है। तो यहाँ पर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, और किसी का कुछ डाउट इसमें? सर, पॉपुलेशन सैंपलिंग तो नहीं हो सकता? पॉपुलेशन इसलिए नहीं होता, हो सकता है क्योंकि देखो स्टार्टिंग में लिखा है ए रैंडम सैंपल ऑफ 145 इज टेकन, तो हम पूरे स्टूडेंट में से रैंडमली 145 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहीं पर क्लियर हो गया कि 145 सेलेक्ट हो रहे हैं, मतलब कुछ ही को लिया जा रहा है, इसलिए ये सैम्पलिंग है, इसलिए पॉपुलेशन नहीं है। पॉपुलेशन मतलब जब एंटायर पॉपुलेशन, सभी को लिया जाता है, तब पॉपुलेशन होता है। क्लियर? यस सर। तो ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों के सैंपल पेपर में थे। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट जो है एक्चुअली वो सीएलटी है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, बट उसको बताने के पहले मैं कुछ प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल सॉल्व करवा लेता हूं। तो ओवरऑल जो आपके न्यूमेरिकल्स इसमें है वो 2 चीजों पे है, सैंपल टेस्टिंग पे, एक्चुअली सैंपल टेस्टिंग, ठीक है,
मतलब आपने जो सैंपल्स कलेक्ट किए उनकी टेस्टिंग मतलब उन पे टूल्स अप्लाई करके हम देखेंगे कि क्या इन्फ्रेंसेस निकल सकते हैं। तो सैंपल टेस्टिंग में दो पार्ट आता है। फर्स्ट आता है एस्टिमेशन, ठीक है, और सेकंड जो पार्ट आता है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस Sir, it is टेस्टिंग on which page number? Actually it is not in this book in this order, but I have I think yes it is there in page number 583, statistical inferences. Yeah. Yes, sir. Okay, in page number 583 you can check statistical inferences. So basically two types of inferences can be drawn. First is estimation, second one is hypothesis testing. तो estimation का simple example क्या है? अगर मान लो दो न्यूज चैनल वालों ने ओपिनियन पोल दिए इलेक्शन के रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। न्यूज चैनल 1 ने बोला कि एक पर्टिकुलर पार्टी जो ए है उसको मिलेंगे 230 सीट्स मिलेंगे, ठीक है। और न्यूज चैनल बी वालों ने ये बोला कि जो पार्टी ए है उसको 200 से लेके 245 सीट्स तक मिलेंगे। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पर दोनों क्या कर रहे हैं? एस्टिमेशन कर रहे हैं। बट यहां पर जो फर्स्ट वाला जो पर्सन है वो क्या कर रहा है? एक सिंगल पॉइंट एस्टिमेट कर रहा है कि एग्जैक्टली ये वैल्यू मिलेगी। लेकिन सेकंड वाला जो पर्सन है वो एक इंटरवल एस्टिमेट कर रहा है कि 200 से 245 सीट्स के बीच में मिलेगी। So based on this, we have two types of estimation which is given in your book. The first one is called point estimation. This is point estimation. And the second one is interval estimation. Interval estimation. Correct? And the next sample testing is hypothesis testing, in which we have certain hypothesis. जैसे हम एक particular hypothesis मान के चलेंगे कि एक कोई पार्टी ए जीतने वाली है, अब वो जीतेगी कि नहीं जीतेगी इसके बेसिस पे हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो आई थिंक दिस टॉपिक इज इन एक्सरसाइज 10.3. we will check whether it is deleted or it is there in your syllabus. After this we will discuss. Okay, is it clear? Now let's move to the further topic, that is point estimation. So first we will start with point estimation. Point, हाँ, estimation के अंदर जो point और interval estimation बताया था ना उसमें point estimation. So the first exercise is based on point estimation. Exercise 10.1. Exercise 10.1. तो पॉइंट एस्टिमेशन में एक्चुअली दो चीजें यूज होंगी। एक तो मीन एस्टिमेट करना, मीन एस्टिमेशन, ठीक है। मीन एस्टिमेशन का मतलब क्या है? यहां पर सिंपल सा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ डेटा सेलेक्ट किया, हमने उसका मीन निकाला और हम ये कंसीडर करेंगे कि पूरी पॉपुलेशन का सेम मीन है, तो मीन एस्टिमेशन के लिए सेम फॉर्मूला यूज होगा, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये मीन एस्टिमेशन का फॉर्मूला है। क्लियर? नेक्स्ट इज हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन। One value that you selected initially, that 230. So basically that value we derive from this formula. Yes, if the news channel A has determined that he had selected some number of persons, and based on that he concluded that party A will get 230 seats. So this is what the point of estimation. It is derived from this formula only. Okay. Now the second one is standard deviation. Standard deviation. So standard deviation will be represented by S, and the formula we will use for this is summation xi minus x bar whole square divided by n minus 1. Okay, another formula is also there, but we will use this formula. It will be easy to solve simple raw data questions. Okay. Now let's move to the first exercise. So question number 1.
क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर चेक करना एक बार, उसके जस्ट बाद है 585, पेज नंबर 585. Okay, so the question number 1 says that a sample of 4 students from a school was taken to see how many pens were they carrying. तो 4 स्टूडेंट्स का सैंपल कलेक्ट किया और उसमें देखा कि वो कितने पेन्स कलेक्ट कर रहे हैं. तो जो फर्स्ट स्टूडेंट था उसने कितने पेन कैरी किए थे? 2. सेकंड So we will add कितने कैरी किए them थे? and 3. divide it थर्ड ने by 5 एंड 4. फोर्थ ने 6. क्लियर? Yes, that's it. Now, read the question carefully. The question is, what is the point estimation of population mean? So, we are actually calculating the sample mean. The mean of this data is called sample mean, and the value we will get, we will consider it as population mean or point estimation of population mean. Correct? बस इतना स्टेटमेंट में डिफरेंस है. That's it. So, x bar we will add all these things and divided by number of. So क्या आएगा? जो Sir, भी it आएगा will be कैलकुलेशंस 4. कर लो. 16 by 4. 16 by 4, that is equals to 4. So we will write the point estimation of population is 4. Correct? Similarly, further we have to find standard deviation SD. So its formula will be under root S, under root summation xi minus x bar whole square. So here xi is 2. So 2 minus 4. 2 minus 4 मतलब क्या हो जाएगा? xi मतलब ये जो आपके ऑब्जर्वेशंस है ना वो xi है. xi का मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब है ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है. हाँ, नहीं, सबको पुट करना पड़ेगा. इसका समेशन का मतलब क्या है? समेशन मतलब सारी वैल्यू को रखना है. जैसे कि फर्स्ट 16 वैल्यू क्या है? minus 4, no? Like xi minus x bar. So according to the Look, question. just wait, I'm explaining that. Xi minus x bar, it means the first value, that is 2, minus x bar means this means, so 2 minus 4 whole square, because square is there. Correct? Now plus, because this summation means addition, so plus the next element is 3. The next value of xi is 3, so it is 3 minus 4 whole square, plus the next value is 5, so 5 minus 4 whole square, plus the next value is 6, so it is 6 minus 4 whole square, divided by n minus 1. N is number of samples, which is 4 in this case, so 4 minus 1. Correct? Shavi, is it clear? Yes, sir. Okay. नैना, अनुश्री, क्लियर है ना? Sir, but why can't we directly take like 16 minus 4? Xi will be 16, the addition of all minus x bar. which No, is not no, 4. no, no, no. Wait. Look, xi is not a single number. It is collection of number. Correct? However, summation of xi is 16. Just understand this. Summation of xi means x1 plus x2 plus x3 plus x4. Correct? But only xi has numbers which are x1, x2, x3, x4. They are not added. If summation of xi is there, then we will take like this. And also here, first we have to take difference. This is what called as deviation. Xi minus x bar is called deviation. Why it is called deviation? Because our central value or mean is 4, and this data is how much deviated from central value. For that we have to take difference of that. Correct? So that's why first we calculate deviation and we add all the deviations and divided by number of observation. Correct? So कितना आ रहा है इसको calculate किया? 10 by 3. Under root 10 by 3. So it will be under root 3.33. Correct? Further, I think this value will be given to you, or you can calculate the square root by using long division method. वो आता है ना, वो कर लोगे? So we don't have to leave our answer in root. Yes, we can leave our answer in root. That is also fine. Okay. Sir, we need to learn all these formulas. Yes, only 2 formulas there as of now.
this one and this one, standard deviation and mean. Okay. Yes, sir. Now let's move to the next question. Try to solve the next question. So the question number 2 is, you have found the following ages of 6 lions. These lions were randomly selected from 22 lions at your local zoo. तो कितने सेलेक्ट कर रहे हैं 22 में से 6, और जिनको सेलेक्ट कर रहे हैं उनकी एजेस है 13, 2, 1, 5 और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या 2, 7. ओके, क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन. सो एक्स बार यू हैव टू कर, नहीं एन की जगह ये जितना है उतना ही लिखेंगे. हाँ, भले पॉपुलेशन 22 है लेकिन सैंपल मीन हम निकाल रहे हैं ना यहाँ पर. n is equals to 6 only because out of 22 we are selecting only 6. So we are calculating the sample mean, and that sample mean will estimate the population mean. So basically we have common formula for sample also and this population also. No, actually population mean calculation will not be there So because in question they have mentioned no estimate of the population. yes, estimation of population mean is different. We are estimating, we are predicting that it will be same like the sample mean. Okay, Okay, it is sir. like that. And so this parameter and this statistic like representation that you told that we use mu for mean and population and x bar in terms of sample. So Yes. like till now we haven't used for population. Yes, we are, because we are just calculating all these characteristic for sample only. We are not calculating for that population, complete population. We are calculating only for sample. Okay. Yes, sir. So the sum will be कितना आ रहा है इसका sum? 30 divided by 6. So the mean is 5. So what we conclude is, look, I'm writing it clearly here. The sample mean of data is 5, or I can also write it as the point estimation of mean population is 5. ये क्लियर ये चीज, मतलब ये कुछ ऐसा है. देखो फॉर एग्जांपल अगर मान लो लास्ट 10 मैचेस में आपने देखा है कि विराट कोहली जो है 50 रन स्कोर कर रहा है ऑन एन एवरेज, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि थ्रू आउट हिज करियर जो उसका एवरेज जो होगा, बैटिंग एवरेज, वो कितना होगा 50 रन का होगा. तो हम कुछ सैंपल में से उसका एवरेज निकालते हैं और उसी को कंसीडर करते हैं कि वो उसका थ्रू आउट एवरेज है या एवरेज मीन है. क्लियर ये चीज. ओके, सो फर्दर इसका वो निकल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट होगा, क्या होगा बता दो एक बार. s इज इक्वल्स टू रूट ओवर क्या आएगा यहाँ पर, यस 13 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस so on and 7 minus 5 का होल स्क्वायर, एंड इन डिनोमिनेटर इट विल बी 5 होगा ना, नहीं n से माइनस करेंगे ना, in denominator it will be 6 minus 1, that is 5. Correct. Further you can calculate all these things. Okay. कंप्लीट कर लो ये क्वेश्चन एक बार चेक करो. क्वेश्चन 3, 4 सेम है, सेम चीजें पूछे है एग्जैक्टली. क्वेश्चन 3 चेक कर लो एक बार.
नैना, अनुश्री, क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, Okay. sir. ओके Sir, again we will use the same formula. First we will add and divide it, and यस the next one will be using formula. यस Sir, इन द values are gradually increasing. So, is there any alternative method also to solve the calculation like easily? no issue with that. They are just the month, they might be January, they are month 1, month 2, no issue with that. We have to perform same thing. It is like month 1, month 2, month 3, so no changes will be there in solution. Clear? Sir, हाँ, what about question 5? क्वेश्चन 5 मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. 3 और 4 क्लियर है, हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन 5 हाँ. पे आ जाऊं मैं. ओके, सो क्वेश्चन 5 चेक कर लेते हैं. 3 और 4 तो सेम, एक जैसे, आपको सेम चीजें करनी है. सॉल्व कर लेना, कुछ डाउट होगा तो पूछना. क्वेश्चन 5 एक बार बस देख लो, ठीक है? क्वेश्चन 5 थोड़ा सा डिफरेंट है. क्या लिखा है? अ सैंपल ऑफ 100 मारुति ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर शोड 13. तो मारुति के सर्विस सेंटर्स के बारे में ये बता रहा है. टोटल कितने ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स हैं? 100 सर्विस सेंटर्स ऑथराइज्ड है, ठीक है? आगे लिखा है 13 आर इन दिल्ली. तो दिल्ली में कितने हैं इसमें से? दिल्ली में है 13. ओके. 18 इन मुंबई. तो मुंबई में कितने सेंटर्स हैं? ये है 18. अब इसके अंदर 17 इन चेन्नई. तो चेन्नई में है 17. फिर उसके बाद पूछ रहा है 15 इन कोलकाता. तो कोलकाता में है 15. क्लियर? अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? देखो, फर्स्ट पार्ट में डेवलप एन एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मारुति सर्विस सेंटर इन दिल्ली. तो इसका क्या मतलब है? मान लो इस 100 में से आपने किसी भी एक सर्विस सेंटर को सेलेक्ट किया, ठीक है? तो उसका एस्टिमेशन दिल्ली होने का क्या चांस है? मतलब वही हुआ, रेशियोज निकालना. दैट इज नहीं 13/100. ठीक है? सो पॉपुलेशन एस्टिमेशन, इसको P अंडर ब्रैकेट D से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ D इज इक्वल्स टू दिल्ली में कितने हैं? 13 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? 100. That is equals to 0.13. It is similar Yes, to sir. probability, And sir, in nothing this else. third one, we will Okay. add all of them and subtract it from 100, and then again divide it from 100. Yes, correct. Okay. Similarly, for the second part, it is like population estimation of Chennai. So we will write it as PC, and Chennai we have 17, so it will be 17/100. That is equals to 0.17. And for the third one, it says that developed estimate population of Maruti service center at center that are not on these 4 cities. So other than these 4 cities, how many service centers are there? So 100 minus 13 minus 18 minus 17 minus 15, it will be 37. So its estimation will be 37/100. Correct? समझ में आ गया क्या करना है? Yes, sir. Yes. ओके. सो ये पॉइंट एस्टिमेशन वाला टॉपिक था, इसको चेक कर लेना. नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंटरवल एस्टिमेशन. ओके Yes, sir. ओके देन, थैंक यू. थ्योरेटिकल इसको ना अपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि 1 मार्क के 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए, तो उसके अकॉर्डिंग आप रेडी कर लेना, ठीक है? ओके Thank you, sir. Yes, sir. ओके, वेलकम.